नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां आप पैसों के मामले में और भी ज़्यादा समझदार और आत्मनिर्भर बनते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर। इस वीडियो में जो भी बातें की गई हैं वो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। ये किसी भी प्रकार की खरीदी या बिक्री की सलाह नहीं है। कोई भी निवेश से जुड़ा निर्णय लेने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। हमारा मकसद केवल आपको आत्मनिर्भर बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या भविष्य में करने की सोच रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हाल ही में सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कई बड़े बदलाव किए हैं। और ये बदलाव ऐसे नहीं हैं कि बस कागज पर नियम बदल गए। इनका सीधा असर इस बात पर पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड कंपनियां आपका पैसा कहां और कैसे निवेश कर सकती हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि नियम क्या बदला है, बल्कि ये भी समझेंगे कि सेबी ने यह बदलाव क्यों किया, इसके पीछे उसकी सोच क्या है और एक सामान्य निवेशक के रूप में आप पर इसका क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। अक्टूबर 2017 में सेबी ने म्यूचुअल फंड कैटेगरी को पूरी तरह से व्यवस्थित किया था। उससे पहले स्थिति यह थी कि अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनियां एक ही तरह के नाम से फंड लॉन्च करती थीं, लेकिन उनका निवेश पैटर्न अलग अलग होता था। इससे निवेशकों के लिए समझना मुश्किल हो जाता था कि उनका पैसा वास्तव में कहां निवेश हो रहा है। इस समस्या को हल करने के लिए सेबी ने कैटेगरी तय कर दी। जैसे अगर कोई फंड लार्ज कैप फंड कहलाता है तो उसे बड़ी कंपनियों में ही निवेश करना होगा। पहले क्या होता था कि बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनियां अपने रिटर्न्स को बढ़ाने के लिए लार्ज कैप फंड में भी कई सारे मिड कैप और स्मॉल कैप खरीद लेती थीं, जिससे उनका फंड का परफॉर्मेंस सुधर जाता था। लेकिन इससे जो इन्वेस्टर है उसका रिस्क बढ़ जाता था, क्योंकि उसने तो लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट किया था और मिड और स्मॉल कैप तो स्वभाव से ही थोड़े वॉलेटाइल होते हैं। तो बुल मार्केट के समय तो ये फंड बढ़िया परफॉर्म करते थे, लेकिन जब बियर मार्केट आ जाता था तो क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में ज्यादा गिरावट हो जाती थी, तो इससे उनका परफॉर्मेंस खराब होने का भी रिस्क रहता था। तो इस तरह से निवेशकों का रिस्क बढ़ जाता था। इस स्थिति को ही ठीक करने के लिए सेबी ने यह मैंडेट जारी किया कि जो स्कीम का नाम है आपको उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप लार्ज कैप फंड चला रहे हैं तो आपको उसको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसी प्रकार से मिड और स्मॉल कैप में बहुत सारी कंपनियां कई सारे लार्ज कैप शेयर ले लेती थीं, ताकि उसकी वॉलेटिलिटी को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि मिड और स्मॉल कैप स्वभाव से ही थोड़े से ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं, तो वो स्टेबल करने के लिए उसमें लार्ज कैप फंड ले देती थी। तो ये भी एक तरह से निवेशकों के साथ एक धोखा ही था, क्योंकि जिस निवेशक ने उसमें मिड कैप में इन्वेस्ट किया है वो चाहता है कि म्यूचुअल फंड हो रिस्क ले और उसके पैसे को मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करे, लेकिन फंड हाउस अपने लेवल पर उसे लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर देते थे। तो ये सारी विसंगतियां दूर करने के लिए ही सेबी ने यह नियम लाया था। इसी तरह मिड कैप, स्मॉल कैप और अन्य कैटेगरी के लिए भी स्पष्ट नियम बनाए गए। साथ ही यह भी नियम बनाया गया कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी किसी एक कैटेगरी में केवल एक ही स्कीम रख सकती है। अब लगभग 8 साल बाद सेबी ने फिर से कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, ताकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को और ज्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी बनाया जा सके। अब सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी फंड्स में हुए बदलावों की। पहला बदलाव वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड से जुड़ा हुआ है। पहले नियम यह था कि कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी इन दोनों में से केवल एक ही फंड लॉन्च कर सकती थी। यानी अगर किसी कंपनी के पास वैल्यू फंड है तो वो कॉन्ट्रा फंड लॉन्च नहीं कर सकती थी, और अगर कॉन्ट्रा फंड है तो वैल्यू फंड नहीं। अब सेबी ने यह प्रतिबंध हटा दिया है। अब एक ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी दोनों तरह के फंड लॉन्च कर सकती है। अब यहां एक बात समझना जरूरी है कि वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड वास्तव में होते क्या हैं। वैल्यू फंड ऐसे शेयरों में निवेश करते हैं जो मजबूत कंपनियां होती हैं, लेकिन किसी कारण से फिलहाल मार्केट में उनकी कीमत कम चल रही होती है। फंड मैनेजर का मानना होता है कि बाजार ने अभी उस कंपनी की असली कीमत को पूरी तरह से पहचाना नहीं है। जैसे ही बाजार उस कंपनी की वास्तविक क्षमता को समझेगा, उसके शेयर की कीमत बढ़ सकती है और निवेशकों को फायदा मिल सकता है। वहीं कॉन्ट्रा फंड की रणनीति थोड़ी अलग होती है। कॉन्ट्रा शब्द का मतलब ही होता है विपरीत दिशा में जाना। यानी कॉन्ट्रा फंड उन कंपनियों या सेक्टर्स में निवेश कर सकता है जो फिलहाल बाजार में लोकप्रिय नहीं है या जिनके बारे में निवेशकों की धारणा नकारात्मक है। फंड मैनेजर का मानना होता है कि अगर लंबे समय में परिस्थितियां बदलती हैं तो ऐसे निवेश अच्छे रिटर्न दे सकते हैं।
सेबी ने यह भी शर्त रखी है कि अगर कोई एएमसी दोनों तरह के फंड चलाती है तो उनके पोर्टफोलियो में 50% से ज्यादा समान शेयर नहीं होने चाहिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दोनों फंड वास्तव में अलग रणनीति पर काम करें। अब सवाल यह आता है कि सेबी ने यह नियम बदला क्यों? असल में बाजार में वैल्यू फंड तो काफी संख्या में मौजूद हैं, लेकिन कॉन्ट्रा फंड बहुत कम हैं। इसका कारण यही था कि एएमसी को दोनों में से एक ही विकल्प चुनना पड़ता था। अधिकतर कंपनियां वैल्यू फंड को चुनती थीं क्योंकि वो ज्यादा लोकप्रिय कैटेगरी है। सेबी चाहती है कि निवेशकों को अलग अलग निवेश रणनीतियों में भी विकल्प मिले, इसलिए यह प्रतिबंध हटाया गया है। अब अगला महत्वपूर्ण बदलाव इक्विटी फंड्स के निवेश विकल्पों से जुड़ा हुआ है। अब इक्विटी फंड अपने पोर्टफोलियो के बचे हुए हिस्से यानी रेजिडुअल पोर्शन से गोल्ड, सिल्वर और कुछ अन्य एसेट्स में भी निवेश कर सकते हैं। यह रेजिडुअल पोर्शन शब्द थोड़ा तकनीकी लग सकता है, इसलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कोई लार्ज कैप फंड है। नियम के अनुसार उसे कम से कम 80% पैसा बड़ी कंपनियों में निवेश करना होता है। अगर फंड के पास 100 रुपए हैं तो 80 रुपए लार्ज कैप कंपनियों में लगाए जाएंगे और 20 रुपए बचेंगे। यही 20 रुपए रेजिडुअल पोर्शन कहलाता है। पहले इस बचे हुए हिस्से के इस्तेमाल को लेकर बहुत स्पष्ट दिशा नहीं थी। अब सेबी ने साफ कर दिया है कि इस हिस्से को गोल्ड, सिल्वर, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स या कुछ अन्य निवेश साधनों में लगाया जा सकता है। सेबी ने यह अनुमति इसलिए दी है क्योंकि बाजार हमेशा एक ही दिशा में नहीं चलता। कई बार ऐसा होता है कि इक्विटी बाजार गिर रहा होता है लेकिन गोल्ड अच्छा प्रदर्शन कर रहा होता है। अगर फंड मैनेजर के पास थोड़ा लचीलापन होगा तो वो पोर्टफोलियो को बेहतर तरीके से संतुलित कर सकता है। अब बात करते हैं सेक्टोरल और थीमैटिक फंड्स में हुए बदलाव की। पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि सेक्टोरल और थीमैटिक फंड्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। टेक्नोलॉजी फंड, मैन्युफैक्चरिंग फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, डिफेंस फंड, इस तरह के कई फंड लॉन्च हुए हैं। लेकिन यहां एक समस्या सामने आई। कई बार एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी के दो अलग अलग फंड लगभग एक जैसे शेयरों में निवेश कर रहे थे। निवेशक सोचते थे कि उन्होंने अलग अलग फंड में पैसा लगाया है, इसलिए उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो गया है, लेकिन वास्तव में उनके पैसे बार बार उन्हीं कंपनियों में निवेश हो रहे थे। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सेबी ने नया नियम बनाया है कि एक ही एएमसी के सेक्टोरल और थीमैटिक फंड्स के पोर्टफोलियो में 50% से ज्यादा ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ओवरलैप का मतलब है दो फंड्स में एक जैसे शेयर होना। इस नियम के पीछे सेबी की मंशा साफ है। निवेशकों को वास्तविक डाइवर्सिफिकेशन मिलना चाहिए और केवल अलग नाम देकर एक ही तरह के निवेश को बार बार नहीं बेचा जाना चाहिए। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण बदलाव की। वैल्यू फंड, कॉन्ट्रा फंड, डिविडेंड यील्ड फंड और फोकस्ड फंड में पहले कम से कम 65% पैसा इक्विटी में निवेश करना जरूरी था। अब इस सीमा को बढ़ाकर 80% कर दिया गया है। इस बदलाव के पीछे सेबी का उद्देश्य यह है कि ये फंड अपने नाम और रणनीति के अनुसार ही निवेश करें। अगर कोई फंड वैल्यू फंड कहलाता है तो उसका अधिकतर पैसा वास्तव में वैल्यू स्टॉक्स में ही होना चाहिए। इससे निवेशकों को यह भरोसा रहेगा कि जिस रणनीति के नाम पर उन्होंने फंड चुना है वही रणनीति वास्तव में लागू हो रही है। अब थोड़ा डेट फंड्स की तरफ चलते हैं। सेबी ने एक नया प्रकार का फंड पेश किया है जिसे सेक्टोरल डेट फंड कहा जाएगा। ऐसे फंड अपने अधिकांश पैसे किसी एक विशेष सेक्टर के बॉन्ड में निवेश करेंगे, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर या एनर्जी सेक्टर। इसका उद्देश्य यह है कि देश के बड़े सेक्टर्स को बॉन्ड मार्केट के जरिए फंड जुटाने में मदद मिल सके। लेकिन निवेशकों को यह समझना जरूरी है कि जब निवेश किसी एक सेक्टर में केंद्रित होता है तो जोखिम भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अब बात करते हैं हाइब्रिड फंड्स में हुए बदलाव की। पहले नियम यह था कि कोई भी एएमसी, बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड और एग्रेसिव हाइब्रिड फंड दोनों एक साथ नहीं चला सकती थी। उसे इनमें से केवल एक ही विकल्प चुनना पड़ता था। अब सेबी ने यह प्रतिबंध हटा दिया है। अब म्यूचुअल फंड कंपनियां दोनों तरह के फंड चला सकती हैं। असल में पहले वाले नियम के कारण बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड लगभग गायब हो गए थे क्योंकि अधिकतर कंपनियों ने एग्रेसिव हाइब्रिड फंड को चुना था। सेबी चाहती है कि निवेशकों के पास जोखिम के अलग अलग स्तर के विकल्प मौजूद रहें। अब इक्विटी सेविंग फंड्स में हुए बदलाव को समझते हैं। इक्विटी सेविंग फंड्स आमतौर पर इक्विटी, डेट
और आर्बिट्राज रणनीति का मिश्रण होते हैं। आर्बिट्राज का मतलब होता है बाजार में कीमत के छोटे अंतर का फायदा उठाकर कम जोखिम के साथ रिटर्न कमाना। अब सेबी ने स्पष्ट कर दिया है कि इन फंड्स में नेट इक्विटी एक्सपोजर 15% से 40% के बीच होना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि ये फंड संतुलित बने रहें और निवेशकों को अपेक्षित जोखिम स्तर मिल सके। अब बात करते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स की। रिटायरमेंट और चिल्ड्रन प्लान जैसी स्कीमों में नई सब्सक्रिप्शन बंद कर दी जाएगी और इन्हें धीरे धीरे अन्य उपयुक्त स्कीमों में मर्ज किया जाएगा। सेबी ने देखा कि इन फंड्स में वास्तव में कोई खास अलग निवेश रणनीति नहीं थी। कई बार ये सामान्य इक्विटी या हाइब्रिड फंड की तरह ही काम कर रहे थे, लेकिन नाम अलग था। इसी के साथ एक नई कैटेगरी पेश की गई है जिसे लाइफ साइकिल फंड कहा जाता है। लाइफ साइकिल फंड का विचार बहुत सरल है। जब आपका निवेश लक्ष्य बहुत दूर होता है तो फंड ज्यादा पैसा इक्विटी में निवेश करता है ताकि ज्यादा ग्रोथ मिल सके। लेकिन जैसे जैसे आपका लक्ष्य करीब आता है, फंड धीरे धीरे पैसा डेट और अन्य सुरक्षित साधनों में शिफ्ट करने लगता है। इससे निवेशकों को एक ऐसा फंड मिल सकता है जो समय के साथ खुद ही अपने पोर्टफोलियो को संतुलित करता रहे। अंत में सेबी ने एक और महत्वपूर्ण नियम लागू किया है। अब म्यूचुअल फंड कंपनियों को नियमित रूप से यह बताना होगा कि उनके अलग अलग फंड्स के पोर्टफोलियो में कितना ओवरलैप है। इससे निवेशकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि कहीं वे अनजाने में एक जैसे फंड तो नहीं खरीद रहे। अगर इन सभी बदलावों को एक साथ देखें तो साफ दिखाई देता है कि सेबी का मुख्य उद्देश्य म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को और ज्यादा पारदर्शी बनाना, निवेशकों को बेहतर जानकारी देना और उन्हें समझदारी से निवेश करने में मदद करना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या अभी इसके बारे में सीख रहे हैं। अपने आप को और ज्यादा समझदार बनाने के लिए और इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक कंटेंट देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल धनीफाई के साथ। नमस्कार।